नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट एनएमआर पढ़ा रही थी। इस फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने कल जो है वो केमिकल शिफ्ट देखा था। उस केमिकल शिफ्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन प्रोटॉनों के न्यूक्लियाई के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट भी प्रेजेंट होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी स्पिन करते हैं और जब स्पिन करेंगे तो इनके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हो सकता है जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है या जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलाइन भी हो सकते हैं और उसके अपोज भी हो सकते हैं। उसके आधार पे ये जो केमिकल जो शिफ्ट है ये हमें अप फील्ड की तरफ भी मिल सकता है और डाउन फील्ड की तरफ भी मिल सकता है। अप फील्ड की तरफ मिलेगा तो हम इसको शिल्डेड कहेंगे और डाउन फील्ड की तरफ मिलेगा तो हम इसको डीशिल्डेड प्रोटॉन्स कहेंगे। ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कर ली थी। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इस केमिकल शिफ्ट को का पता करने के लिए कि किसी प्रोटॉन्स में कितना केमिकल शिफ्ट होता है, किसी यौगिक में जो किसी कंपाउंड में जो प्रेजेंट प्रोटॉन है उसमें कितना केमिकल शिफ्ट होगा, ये हम कैसे पता करते हैं। ये हम कोई रेफरेंस कंपाउंड लिया जाता है और उस रेफरेंस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में शिफ्टेड क्या हो रही है वो स्टडी की जाती है। क्लियर? तो आज हम उस रेफरेंस कंपाउंड, कौन सा रेफरेंस कंपाउंड लिया जाएगा उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे दो स्केल पढ़ेंगे, डेल स्केल और टो स्केल। डेल स्केल में रेफरेंस को क्या माना है और टो स्केल में रेफरेंस को क्या माना है, किस फील्ड को डाउन फील्ड कहा जाएगा और कौन से को अप फील्ड कहा जाएगा, ये सब बातें आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है एनएमआर। इसमें हम पढ़ा रहे हैं, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी रेफरेंस कंपाउंड। कौन सा रेफरेंस कंपाउंड लिया जाएगा? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट प्रोटॉन्स का केमिकल शिफ्ट देखने के लिए हमें कोई रेफरेंस कंपाउंड चाहिए। यहाँ पे हम ज्यादातर जो रेफरेंस कंपाउंड काम में लेते हैं वो लेते हैं टीएमएस, टेट्रामिथाइल सीलेन। क्या काम में लिया जाता है? टेट्रामिथाइल सीलेन काम में लिया जाता है। टेट्रा मिथाइल सीलेन। जब सिलिका की 4 वैलेंसी हो जाती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, और जब सिलिका की SI की 4 वैलेंसी होती है तो उसको सीलेन कहा जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी आपके सेकंड यूनिट में दिए हुए हैं, उनके नोमेनक्लेचर्स में आता है कि सीलेन जो है वो किसको कहेंगे, सिलिका ही है। सिलिका को सीलेन कब कहा जाएगा? जब ऑर्गेनोमेटेलिक कोई कंपाउंड है, नोमेनक्लेचर्स में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसमें सीलेन जो सिलिका जो है वो 4 कोऑर्डिनेटेड है तो हम इसको सीलेन कहते हैं। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कितने लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप? 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 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 CH3। तो इसके पास टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? 3 3 6 3 9 और 3 12। टोटल प्रोटॉन कितने हैं?
12 प्रोटॉन है और ये 12 के 12 प्रोटॉन्स सेम इन्वायरमेंट में है। ये 12 के 12 प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है क्योंकि सब में सेम इन्वायरमेंट है, केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, इसलिए ये 12 प्रोटॉन्स जो हैं वो कैसे हैं, ये 12 प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट हैं। और जो प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होता है उन प्रोटॉन्स का हमें कितना सिग्नल मिलता है, एक ही सिग्नल मिलता है। तो इनमें कितना सिग्नल आएगा, एक सिग्नल आएगा। अब सिग्नल की इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम टाइप के। उस सिग्नल की इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। क्या कह रही हूं मैं, सिग्नल इंटेंसिटी। सिग्नल इंटेंसिटी सिग्नल इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी, जितने नंबर में क्या होंगे, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे के केमिकली इक्विवेलेंट, उतने ही हमें उस सिग्नल की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सिग्नल इंटेंसिटी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब यहां पे कितने प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट हैं, 12 प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, इसलिए यहां पे जो सिग्नल मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, शार्प सिग्नल ऑब्टेन्ड होता है। मीन्स हमें आसानी से ऑब्जर्व हो जाएगा कि ये जो सिग्नल है ये किसके कारण आ रहा है, टीएमएस के कारण आ रहा है। ये जो सिग्नल है ये किसके कारण आ रहा है, टीएमएस के कारण आ रहा है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स 12 प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। तो जो रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं उनमें क्या क्या हम टीएमएस ही क्यों लेते हैं, इसका क्या रीजन है, एक तो इसमें 12 प्रोटॉन्स जो हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इसलिए यहां पे जो सिग्नल मिलता है वो हमें शार्प सिग्नल मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, टीएमएस जो है वो केमिकली इनर्ट होते हैं, ये हमारे जो इन्वेस्टिगेटेड कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। यदि उसके साथ रिएक्शन कर देगा तो हमारा कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, और कंपाउंड चेंज हो जाएगा तो उसके एनएमआर स्पेक्ट्रा भी चेंज हो जाएगा। तो जो हम कंपाउंड्स जिसके बारे में हमें पता करना है वो कंपाउंड ही नहीं रहा, तो वो एनएमआर सिग्नल से हमें गलत इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। तो क्या है, सेकंड बात क्या है, पहली सिग्नल्स शार्प सिग्नल्स आते थे, सेकंड क्या क्यों यूज करते हैं, ये केमिकली कैसे होते हैं, इनर्ट होता है, ये रिएक्शन नहीं करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए ये इसको एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट, ये वोलेटाइल नेचर का होता है, इसलिए जब इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेट करना होगा तो ये आसानी से सेपरेट भी हो जाता है, इजीली सेपरेट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसका हमें स्पेक्ट्रा ले रहे हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये आसानी से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का है, आसानी से वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, टेट्रामिथाइल सेलिन काम में लिया जाता है। ये तो था कि हम कौन सा रेफरेंस कंपाउंड काम में लेते हैं एनएमआर में। अब इस टीएमएस
इस टीएमएस के सिग्नल से जो हमें प्रोटॉन्स का सिग्नल मिलता है वो क्या कहलाता है? केमिकल शिफ्ट कहलाता है। किससे? रेफरेंस सिग्नल से जो हमारे प्रोटॉन्स का सिग्नल मिल रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाता है? केमिकल शिफ्ट कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाएगा? केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट की क्या डेफिनेशन आ गई? डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस सिग्नल एंड ऑब्जर्व्ड प्रोटॉन सिग्नल। इन दोनों सिग्नल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? केमिकल शिफ्ट कहलाता है। अब हम बात करते हैं केमिकल शिफ्ट के बाद अब हम एनएमआर स्केल की बात करते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि रेफरेंस कंपाउंड हम कौन सा लेते हैं और क्यों लेते हैं, उसका रीजन भी मैंने बता दिया। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इनर्ट होता है, ये वोलेटाइल नेचर का होता है, इसमें 12 प्रोटॉन्स जो होते हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए इनका जो सिग्नल आता है वो शार्प सिग्नल आता है। तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि ये जो सिग्नल है ये हमारा रेफरेंस कंपाउंड का ही सिग्नल है। अब हम बात करते हैं एनएमआर स्केल की। एनएमआर स्केल में हम दो स्केल काम में लेंगे। एनएमआर स्केल के अंदर हम डेल स्केल काम में लिया जाता है और टो स्केल काम में लिया जाता है। एनएमआर में हम दो स्केल काम में लेते हैं, डेल स्केल काम में लिया जाता है और टो स्केल काम में लिया जाता है। डेल स्केल में हम ये मानते हैं कि जो 60 हर्ट्ज मैग्नेटिक फील्ड है, 60 हर्ट्ज का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, यदि ये किसी प्रोटॉन के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है तो ये 1 डेल पे हमें मिलता है। 1 डेल पे हमें सिग्नल मिलेगा। क्या कहा मैंने? जब किसी भी प्रोटॉन के द्वारा 60 हर्ट्ज का मैग्नेटिक फील्ड में अब्जॉर्प्शन शो कर रहा है तो ये कितने का आएगा? 1 डेल का आएगा। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है 60 अपॉन n इंटू 10⁻⁶। n क्या होगा? 60 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज की फॉर्म में, जब तो ये 1 डेल के इक्वल हो जाएगा। जब 120 पे करेगा तो ये कितने पे आएगा? 2 डेल पे। जब 180 पे करेगा मीन्स यहां पे क्या है कि ये कितने पे अब्जॉर्प्शन कर रहा है, और यहां पे ये रेफरेंस है कि हमने 1 डेल किसको माना है? जब वो 60 हर्ट्ज मैग्नेटिक फील्ड में एब्जॉर्प्शन शो करता है तो वो 1 डेल स्केल माना गया है। तो 1 डेल स्केल मानने के लिए क्या करेंगे? 60 इंटू 10⁻⁶ से इसको डिवाइड कर देंगे जहां पे ये एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 10⁻⁶ से उसको वापस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। कई बार इसी फ्रीक्वेंसी को या इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम 100 पे भी ले लेते हैं। 100 को भी 1 डेल की फॉर्म में मान लिया जाता है। ये भी सेम चीज है कि 1 डेल किसको कहेंगे हम? 100 हर्ट्ज पे जब किसी सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्प्शन शो हो रहा है तो कैसे होगा? 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶, ये भी किसके इक्वल हुआ? 1 डेल के इक्वल हुआ। वो डिपेंड करता है हम स्केल कैसा मान रहे हैं। ये था डेल स्केल। डेल स्केल में रेफरेंस जो टीएमएस आता है हमारा,
उसको हम 0 पे मानते हैं। TMS को हम किस पे मानते हैं? 0 पे मानते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम इसको इस तरीके से स्केलिंग चलाते हैं। ये हमारा 0 1 2 पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में है, 10⁻⁶, तो ppm की फॉर्म में है डेल की वैल्यू। किसकी फॉर्म में है? ppm की फॉर्म में। ये डेल है। 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरीके की स्केलिंग होती है। यदि ये कोई भी सिग्नल हमारा इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो हम उसको शिल्डेड कहेंगे। शिल्डेड प्रोटॉन। और ये किसकी तरफ मूव कर रहा है? अपफील्ड की तरफ मूव कर रहा है। और यदि सिग्नल्स हमारा इस रेफरेंस से इधर की साइड शिफ्ट हो रहा है, रेफरेंस की तरफ शिफ्ट होता है, तब तो हम शिल्डेड प्रोटॉन्स कहेंगे, शिल्डेड इफेक्ट कहा जाएगा। और ये अपफील्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। इस केमिकल शिफ्ट को क्या कहेंगे? अपफील्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है। और यदि डेल की वैल्यू TMS रेफरेंस से दूर जा रही है तो हम इसको, इन प्रोटॉन्स को डीशिल्डेड कहा जाएगा। डाउनफील्ड की तरफ मूव कर रहे हैं ये, और इस इफेक्ट को डीशिल्डेड इफेक्ट कहा जाएगा। ये था। अब हम दूसरा स्केल की बात करें, टो स्केल। टो स्केल में TMS के एब्जॉर्प्शंस को हम 10 मानते हैं और बाकी को 10 माइनस डेल से डिनोट करते जाते हैं। क्या कहा मैंने? टो स्केल में TMS को 10 माना। TMS का जो सिग्नल आएगा, रेफरेंस सिग्नल, रेफरेंस सिग्नल को हम टो स्केल में हम रेफरेंस सिग्नल को क्या मानते हैं? 10 मान लिया जाता है। और उसके बाद जो भी सिग्नल्स मिलेंगे वो हमें 10 माइनस डेल की फॉर्म में मिलेंगे। तो ये जो भी सिग्नल है ये इस तरीके से चलेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 इस तरीके से ये हमारे सिग्नल्स चलेंगे। ये था हमारा टो स्केल। सेम ही चीज है, टो स्केल और डेल स्केल सेम चीजें हैं, सिर्फ इतना है कि टो स्केल में तो हम रेफरेंस सिग्नल को क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं, जबकि डेल सिग्नल में हम रेफरेंस सिग्नल को क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। तो आपको ये याद रखना है, टो स्केल जो होता है वो 10 माइनस डेल होता है। डेल स्केल में रेफरेंस को 0 मान लिया जाता है। डेल हम कैसे निकालते हैं? 60 हर्ट्ज जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी प्रोटॉन का, तो वो उसको हम 1 डेल मान लिया जाता है। और यदि कई बार इस स्केल को हम 100 हर्ट्ज से भी मेजर कर सकते हैं। तो जहां पे 100 हर्ट्ज किसी सब्सटेंस के द्वारा अब्सॉर्ब हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसको भी 1 डेल के इक्वल मान लिया जाता है। वैसे हम इस स्केल को कैलकुलेट करते हैं। ये था आपकी स्केलिंग। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो हम बार बार कर रहे हैं कि ये केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट। अब हम इस केमिकल शिफ्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि केमिकल शिफ्ट जो है वो किससे इफेक्ट होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन प्रोटॉन्स को शिल्डेड करेंगे, या कौन से फैक्टर्स हैं जो इन प्रोटॉन्स को डीशिल्डेड करेंगे। वो इफेक्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।